हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। क्या होता है एटॉमिक मास और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के इस वीडियो में इसी बेसिक कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास क्या होता है? तो एटॉमिक मास को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है वही उसका क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास अगर हमें पता करना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी एलिमेंट के एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं एलिमेंट के एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो सपोज कोई एलिमेंट है, उसके एटम को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हर एटम को हमने एक सिंबल दिया हुआ है। तो मैं यहाँ एक जनरल सिंबल ले रहा हूँ और वो सिंबल है एक्स। मान लो कोई एलिमेंट है, उसका एटम का सिंबल क्या है? एक्स। तो आपने देखा होगा कि इस एटम के सिंबल के सुपरस्क्रिप्ट में एक नंबर लिखा रहता है जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी एटम के सबस्क्रिप्ट में भी एक नंबर रहता है जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या इनका मतलब होता है? तो एक्चुअली ये जो ए होता है ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर। और एटॉमिक मास नंबर किसके बराबर होता है? तो इट इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। मतलब एटॉमिक मास नंबर आपको पता करना है तो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को जोड़ लें, वो जो सम आएगा वही आपका क्या होगा? एटॉमिक मास नंबर। इसी तरीके से जो ये सुपरस्क्रिप्ट में नंबर रहता है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? तो एटॉमिक नंबर जो है ये इंडिकेट करता है हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो प्रोटॉन का जो नंबर है वही किसी एटम का एटॉमिक नंबर होता है। तो प्रोटॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो प्रोटॉन को हम पी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक एटम में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही नहीं होते, उसके अंदर एक और तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है और वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर हमें पता करना हो तो वो कैसे पता लगाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन का नंबर एक्चुअली अगर आपको पता करना है तो वो बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये जेड जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी एटम के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन का नंबर पता करना है तो जितना उसमें प्रोटॉन का नंबर है वही उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर भी होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हर एटम के ऊपर चार्ज क्या होता है? जीरो। तो अगर जितने पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर है तो डेफिनेटली उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज भी होंगे, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। तो इसलिए जितने उसमें प्रोटॉन है उतने ही नंबर में उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखें कि अगर किसी एटम में मुझे सबसे पहले पता करना हो क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का जनरलाइज इक्वेशन क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे एटॉमिक नंबर के, जेड। अगर मुझे किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर देखना है तो वो भी किसके बराबर होगा? जेड के, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। और अगर आपको किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करने हैं, तो न्यूट्रॉन्स पता करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो एटॉमिक मास नंबर जो कि ए है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का नंबर है। तो अगर मैं इसमें प्रोटॉन का नंबर माइनस कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन के नंबर के बराबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए माइनस जेड। तो इस तरीके से आप किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पता लगा सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं अपने मूल कंसेप्ट की कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट क्या होता है। तो अगर मुझे किसी एलिमेंट के एटम का मास निकालना है तो उसको कैसे मैं निकाल सकता हूं? तो आप देख रहे हैं मास ऑफ एन एटम वो किसके बराबर होगा? तो एटम का मास उसके अंदर मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल के मासेस के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब मैं कहूं कि मास ऑफ एन एटम की इक्वेशन क्या बन जाएगी? मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन सबका मास जोड़ दूं, जितने प्रोटॉन होंगे उन सबका भी मास जोड़ दूं, और जितने न्यूट्रॉन होंगे उन सबका भी मास में जोड़ दूं,
तो वही हमारा क्या होगा, मास ऑफ एन एटम। तो अब अगर मैं इसको जनरलाइज इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, Z, तो इसका मतलब Z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, A माइनस जेड, तो A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब अगर हम इसको इसमें वैल्यू पुट करें तो हमें यहां से जो इक्वेशन मिलती है वो ये है कि Z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने कैलकुलेट किया वो आता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम के बराबर। और इसी तरीके से अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू रखें तो वो आती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम के बराबर। और इसी तरीके से अगर हम टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मास निकालना चाहें तो वो आती है A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो भी प्रोटॉन के मास के इक्विवेलेंट ही होता है, बराबर ही होता है, तो वो भी हो गया 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम के। अब ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना है 10 टू द पावर माइनस 28, और मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें देखें उसका वैल्यू कितना है 10 टू द पावर माइनस 24। तो जब हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कंपेयर किया तो ऐसा पता चला कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 1837 गुना कम है मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, या यूं कहें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लगभग 2000 गुना कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से। तो ये इतना कम मास है कि इसको हम जब मास ऑफ एन एटम कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम जीरो कंसिडर कर लेते हैं। तो इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर मैं लिखना चाहूं तो वो तो हो गया जीरो के बराबर। अब आता है मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या है, Z इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। और अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूं न्यूट्रॉन्स वाली को तो A का मल्टीप्लिकेशन होगा किसमें 1.67 में, तो यह इक्वेशन क्या बन जाएगी A इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। और इसी का मल्टीप्लाई माइनस जेड में करें तो ये हो जाएगा माइनस जेड इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। अब आप देखें कि यहां पर ये जो वैल्यू है ये प्लस z इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, और ये वैल्यू है माइनस z इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ये वैल्यू प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल। तो इसका मतलब मास ऑफ एन एटम की जो इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है A इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम के। तो यहां से हमें एक जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है वो आ रही है ये कि अगर आपको किसी भी एटम का मास पता करना है तो मास ऑफ एन एटम जो होता है वो A इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम के बराबर होता है। बट एक्चुअली प्रैक्टिकली ये पाया गया कि ये जो मास है ये इस मास ऑफ एन एटम होता है वो इस वैल्यू के बराबर नहीं होता, वो थोड़ा सा इससे कम होता है। तो एक्चुअल जो वैल्यू आती है वो A इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम के बराबर आती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो जब भी कोई एटम बनता है तो उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, और जब ये इकट्ठा होते हैं तो इस दौरान क्या होता है, कुछ मास डिफेक्ट आ जाता है। और मास डिफेक्ट की वजह से क्या होता है कि एक एटम का जो एटॉमिक मास है वो घट जाता है। तो ये मास डिफेक्ट की वजह से हो रहा है, और ये मास कहाँ जा रहा है, तो ये मास कन्वर्ट हो जा रहा है एनर्जी में। तो जो E इक्वल टू mc² है उस इक्वेशन को हम लगाएं तो हमें मास डिफेक्ट पता चल सकता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन मिल गई मास ऑफ एन एटम की वो क्या मिल गई, A इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम के बराबर। अब चूंकि ये जो नंबर है इस नंबर में ये जो पीछे वाला जो नंबर है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम किसी एटम का एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये नंबर को याद रखना बड़ा टिपिकल है। तो हमने क्या किया कि इस नंबर को एक अलग से नाम दे दिया। तो हमने इसको क्या बोल दिया कि ये जो 1.66 है ये किसके बराबर है, 1 AMU के एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है।
तो इस तरीके से अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो हमारा मास ऑफ एन एटम की जो इक्वेशन आती है वो आती है AAMUK। तो इस इक्वेशन से आपको ये समझ में आ गया कि अगर आपको किसी भी एटम का मास निकालना है तो वो उसके एटॉमिक मास नंबर के ही बराबर होता है। ये ए क्या है यहाँ पर, एटॉमिक मास नंबर। तो जो एटॉमिक मास नंबर है उसी को आप AMU में लिख लें तो वही उस एटम का क्या हो जाता है, मास ऑफ एन एटम। अब अगर आपको सपोज करिए ये जो एटॉमिक मास है ये AMU में नहीं चाहिए, आपको ग्राम में चाहिए, तो आप अगेन क्या करें, AMU की जगह क्या लिख दें, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो इस इक्वेशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो इससे आपको किसी भी एटम का जो मास है वो ग्राम में मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है कि मास ऑफ एन एटम आपको निकालना है तो वो एटॉमिक मास नंबर को AMU में लिख दें, वो भी मास नंबर होता है, या फिर आप एटॉमिक मास नंबर को 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको एटम का मास ग्राम में मिल जाएगा। अब इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए हम कुछ एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करके देखेंगे। तो सपोज मुझे कार्बन के एक एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो कार्बन का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 12, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 12 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। अभी हमने फार्मूला देखा कि अगर किसी भी एटम का हमें मास निकालना है तो मास ऑफ एन एटम वो किसके बराबर होता है, AAMU के। तो अगर कार्बन के केस में अगर हम देखें मास ऑफ कार्बन एटम तो उसमें ये इक्वेशन क्या बैठती है, ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 12 और AMU। इसका मतलब कार्बन के एक एटम का जो मास होता है वो 12 AMU के बराबर होता है। और अगर आप AMU में नहीं चाहते उसकी वैल्यू ग्राम में चाहते हैं तो आप AMU को कन्वर्ट कर दें किसमें, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम से। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मास मिल जाएगा क्या में, ग्राम में। इसी तरीके से मान लीजिए आपको ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकालना है। तो ऑक्सीजन के एक एटम का जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो होता है 16 और उसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 8। तो ये जो 16 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास नंबर को। तो अगर हमें ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकालना है, मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम अगर वो निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, अगेन यहाँ से क्या लिखेंगे, AAMU। और यहाँ पर ए क्या है, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर इसका कितना है, 16। तो ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास आ गया 16 AMU। अगर आप इस वैल्यू को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस 16 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम से। तो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन के एक एटम का मास ग्राम में मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, उसमें जो ऊपर एटॉमिक मास नंबर हम लिखते हैं वो 1 होता है। तो ये क्या हो गया इसका एटॉमिक मास नंबर। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन के एक एटम का मास क्या आ जाएगा, मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो उसके AAMU के बराबर हो जाएगा। तो ए एटॉमिक मास नंबर कितना है, 1। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1 AMU। इसको अगर आप ग्राम में लिखना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम से। तो इससे आपको हाइड्रोजन के एक एटम का मास ग्राम में मिल जाएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम के बराबर। तो यहाँ हमने कुछ एलिमेंट के एटम का मास नंबर आपको कैलकुलेट करके बताया। तो इस तरीके से यहाँ पर फिनिश होता है हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।